हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी माइलस्टोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर सेल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक द सेल ऑर्गेनल्स। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमने पहले पढ़ा था सेल की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, फिर किसने इसकी थ्योरी दी, किसने इसे डिस्कवर किया। उसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, कितने तरह की सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, शेप के बारे में, साइज के बारे में। हमने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और यस्टरडे हमने स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखा था। तो आज हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। तो स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। सेल ऑर्गेनल्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बड़ा ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेल के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहले सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग होती है और एक रिजिड आउटर लेयर होती है। मेनली किससे मिलके बनती है? कंपोज्ड होती है सेल्यूलोज से और फ्रीली परमेबल होती है और सारे सब्सटेंस को पास होने के लिए अलाउ भी करती है। प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है और आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये किसका काम करती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये शेप को मेंटेन करके रखती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और टर्गिड बना के रखती है। प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग। जब टर्गिड हो जाती है मतलब सेल फूल जाती है ज़्यादा पानी की एक्सेस, किसी की एक्सेस की वजह से, एक्सेस वाटर की वजह से, एंडोमोसिस की वजह से, तो उसे बस्ट होने से बचाती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये लिविंग होती है, थिन होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है। अब अगर हम बात की थी हमने सेल वॉल की, तो वो सेल्यूलोज से मिलके बनी थी। और हम दूसरी तरफ बात करें सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो जो है मिलके बनती है लिपिड प्रोटीन, जिसे हम लिपोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। वे क्या करती है? प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करती है, रेगुलेट करती है कि मटेरियल का इन एंड आउट ऑफ द सेल, कैसे मटेरियल इन जा रहा है और कैसे मटेरियल बाहर जा रहा है, इसको भी रेगुलेट करती है और होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन कर रखती है। स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एंड अब बात करते हैं द साइटोप्लाज्म एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम बात करते हैं अंदर साइटोप्लाज्म और एंडो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड कलरलेस होता है जो क्रिस्टलोकोलिडल सॉल्यूशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है जहाँ सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये किससे बना होता है? प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। और इसमें काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड है ना, कहा था ना सेल ऑर्गेनल्स सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और द प्राइमरी साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलाइसिस के लिए प्राइमरी साइट है और सब सेल ऑर्गेनल्स यहाँ सस्पेंड होते हैं, सबका घर माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स का। ओके, तो इरेगुलर नेटवर्क होता है ये, एक मतलब रेगुलर नहीं है। ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्ट्रेच होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, अगर राइबोसोम इसमें अटैच्ड होते हैं तो ये दो तरीके का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। ठीक है, तो अगर राइबोसोम अटैच हुआ है तो ये ग्रेनुल लगता है, रफ ईआर होता है। और अगर इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते तो ये स्मूथ लगता है। ओके, और ये किसकी तरह एक्ट करता है? इंट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करता है। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। SER की अगर हम बात करें तो लिपिड हेल्प सिंथेसिस में हेल्प करता है और हम दूसरी तरफ RER की बात करें तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ओके, तो हमने इसके पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देन हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 ऑर्गेनल्स टोटल अभी तक पढ़ चुके हैं। सो अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज प्रोसेसिंग यूनिट्स की। ओके, तो इसमें हम लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम हमने दो तरीके के पढ़े थे, एक था 70S और 80S। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। दो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, 1 लार्ज 1 स्मॉल। 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। ओके, ये अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी और कभी कभार फ्री भी रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, व्हेन फाउंड इन क्लस्टर दे आर कॉल्ड पॉलीराइब, और ये क्लस्टर्स के फॉर्म में जब पाए जाते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इसमें। सेल की प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस की, जिसे डेक्टोसोम्स बोलते हैं प्लांट्स में। ओके, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि उसका स्टेक्स होती है फ्लैट एंड सॉसर शेप लाइक सिस्टर्निका, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर एनिमल सेल में वह डिफ्यूज़ होता है प्लांट सेल में। जैसे देखो ऐसा होता है कि एनिमल सेल में एक दूसरे के ऊपर ये इकट्ठा रहता है, और प्लांट सेल में ये अलग अलग डिफ्यूज होता है, जिसे हम डिक्टोसोम भी बोलते हैं। किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन एंजाइम हार्मोन की सिक्रेशन और सिंथेसिस में हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ यॉक विटिलोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम स्पर्म। ओके, और इस सब में हेल्प करता है एक्रोस स्पर्म लाइसोसोम एंड सेल वॉल। ओके, हमने वॉल्केप्टिस के बारे में पढ़ा। तो जैसे सॉसर शेप में अगर ये स्टेक्स में हो तो सिस्टर्ने बोलते हैं, और प्लांट सेल में क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, इसे हम डाक्टोसोम्स बोलते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हम वो बात करते हैं सुसाइड बैग्स की। जैसे सुसाइड बैग्स में हम बात करें तो होता है लाइसोसोम्स। ओके, सो लाइसोसोम्स इसके बारे में हम बात करें तो ये स्मॉल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सैक होता है, ठीक है। इसमें 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाउंड प्राइमरली इन एनिमल सेल्स में प्राइमरली फाउंड किया पाया जाता है। अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है लाइसोसोम में बस्ट एंड देयर एंजाइम्स डाइजेस्ट इन देयर ओन सेल। कभी कभार इसे हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, इफ द सेल इज डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम जो है बस्ट हो जाता है, मे बस्ट हो सकता है, एंड देयर एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो उनके एंजाइम जो है उस सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं। ओके, इंट्रासेलुलर, कभी कोई सेल डैमेज हुई तो लाइसोसोम जो है उस सेल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगी, एंटायर सेल को। ओके, फंक्शन क्या होता है, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करता है जैसे वो आते हैं ना, और डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन बैक्टीरिया को और वायरसेस को, वोन फॉर्मेशन वाई डाइजेस्टिंग कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ कौन सी सेल इसमें काम करती हैं, जैसे वो जो वोन फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सी सेल काम करती हैं, उन सेल का नाम अगर हम लें तो वो सेल होती हैं ऑस्टियो, क्या होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हमने कई टॉपिक्स पढ़े, साइटोप्लाज्म पढ़ा, एंड एआर पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, गोल्गी एपरेटस पढ़ा, लाइसोसोम्स पढ़ा। फिर हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में देखें तो सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होता है, कहीं नहीं होता। मतलब हमने पढ़ा था कि ये जो है फ्रीली परमेबल होता है, नॉन लिविंग होता है, और किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से बनकर बनता है, ठीक है। ये सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बाद। तो इसमें हम बात करें तो इसमें हम पहले देखते हैं मिडल लैमेला। अगर हम इसकी देखें तो ये ऊपर वाला मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है। हेमी सेलुलोज मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, पैक्टिन फाइबर्स होते हैं, और सेलुलोज माइक्रोफिलिस के मतलब इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर आप प्लीज़ एक बार खुद भी देखिएगा, इसे इजीली समझ में आए इसके बारे में। और हमने अभी जो उसके बारे में थोड़ा सा जाना था उसके बारे में थोड़ा सा एक और रिवाइज कर लेते हैं। सेल वॉल के हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कि वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और आउटसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, मतलब केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, मतलब एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। और किस में पाई जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये जो है इसकी हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है इसकी कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म दो तरीके ईआर के बारे में हमने पढ़ा था। एक होता है रफ एंडोप्लाज्म जो कि ग्रेनुल के फॉर्म में होता है, स्मूथ जो होता है इस तरीके की फॉर्म में होता है, स्मूथ में एक लाइनिंग से फॉर्म करता है। न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म उसके बाहर की जो लेयर होती है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। राइबोसोम ईआर से अटैच्ड होते हैं कहीं, और कहीं नहीं अटैच्ड होते हैं, हमने पढ़ा था ना टॉपिक, ये उसका डायग्राम है। एंड अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। सो आपको समझ में आया होगा, हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। बाकी जो टॉपिक है हम कल रिवाइज करेंगे, जो रह गया है उसे हम कल
क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और परसों हम सेल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो कल हम सेल ऑर्गेनल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स रह गए हैं हम वहाँ कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।